स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, जहाँ पर इकोनॉमिक्स किस तरीके से स्टार्ट हुई है, इकोनॉमिक्स का वैल्यू क्या है, इकोनॉमिक्स किस तरीके से एक वैल्यूएबल सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकती है। ठीक है, जैसा कि एक पार्ट है एसएसटी का, जिसमें ये फोर्थ या थर्ड सब्जेक्ट के रूप में गिना जाता है, जहाँ पर इकोनॉमिक्स की वैल्यू है, जहाँ पर इकोनॉमिक्स किस तरीके से हिस्ट्री के साथ रिलेट करता है, हर एक कंट्री में इकोनॉमिक्स का क्या वैल्यू है, और इकोनॉमिक्स किस तरीके से किन सब्जेक्टों के बीच में घिरी रहती है, जैसे कि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी आज का पहला टॉपिक है, जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन करेंगे इकोनॉमिक्स का, कि जो भी क्लास 1 का स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहा है तो उसको एटलीस्ट ये तो पता हो कि इकोनॉमिक्स है क्या। तो यहाँ पर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हमको पता है कि यह सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस का एक पार्ट है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स जैसे पता होगा कि अर्थशास्त्र नाम की एक बुक कौटिल्य ने लिखी थी। ग्रीक शब्द हैं जिसमें ओएक्स और नोमोस दो शब्द हैं, जहाँ पर हम इनके मिक्सचर से बना शब्द इकोनॉमिक्स हैं, जैसे ग्रीक शब्द ओएक्स और नोमोस से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसका मेनली अर्थ ये था कि गृहस्थ और परिवार का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, मतलब एक फैमिली किस तरीके से सरवाइव करेगी। तो इसी के प्रबंधन या मैनेजमेंट को ही इकोनॉमिक्स के अंतर्गत माना जाता था। यह एक माइक्रो लेवल पे हो गया कि एक परिवार के बारे में अगर बात हम कर रहे हैं तो ये माइक्रो लेवल है, और यही अगर पूरे सोसाइटी या किसी एक कंट्री से रिलेट करते हुए बात की जा रही है, जहाँ ग्रुप ऑफ फैमिलीज हों, तो वहाँ पर इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी कंट्री की इकॉनमी उसकी जीडीपी, उसकी जीएनपी, उसकी नेशनल इनकम पे डिपेंड करती है। जनरली एक इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला स्टूडेंट ये समझना चाहता है कि इकोनॉमिक्स की क्या वैल्यू है आने वाले समय में, तो इसका मेन काम होता है कि डेटा को कलेक्ट करना। जैसे जैसे डेटा को कलेक्ट किया जाता है तो उसको रिप्रेजेंट करने से पहले उस पर इंटरप्रिटेशन किस तरीके से किया जाए, ये समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक इकोनॉमिस्ट जो कभी वर्क करना स्टार्ट करता है तो उसका मुख्य काम ही होता है कि डेटा को कलेक्ट करना है। डेटा को कलेक्ट करने के बाद उस पर किस तरीके से एनालिसिस करेगा, वो डेटा किस तरीके से सब पर रिलेट किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 100 बच्चों का एग्ज़ामिन करना है कि उनमें सारे बच्चे किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं, तो इजी है कि अगर हम किन्हीं 10 लोगों का सैंपल लेके या 10 अलग अलग ग्रुप बना के उनमें से कुछ लोगों का सैंपल ले करके एनालिसिस करें। इसी के लिए एक एनएसएसओ करके एक संगठन वर्क करता है, जिसका मेनली काम ही यही होता है कि किसी भी पूरे लेवल पे ना करते हुए जस्ट एक थोड़ा सा कुछ पार्ट, जैसे सैंपल के रूप या प्रतिदर्श बोलते हैं उसे हिंदी में, ले लेते हैं और उसके आधार पे व्याख्या की जाती है, और उसी का ही मेन एनालिसिस होता है कि किस तरीके से वो वर्क कर रहा है। तो अर्थशास्त्र शब्द ग्रीक भाषा के ओएक्स और नोमोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है गृहस्थ परिवार का प्रबंधन और नियमन, कि किस तरीके से गृहस्थ परिवार वर्क करते हैं। एडम स्मिथ ने यहाँ पर एक बुक दी थी, जहाँ पे एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशित की गई थी। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बोला था, जहाँ पर राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं कारणों की खोज करना ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री बताया गया था।
पहले तो अर्थशास्त्र को राजनीति अर्थव्यवस्था कहा गया, लेकिन इसको अंत में धन से संबंधित विज्ञान के रूप में एडम स्मिथ द्वारा निरूपित किया गया था। ठीक है, रिप्रेजेंट एज अ मनी साइंस बाय मिस्टर एडम स्मिथ। धन के विज्ञान के रूप में जब रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा था तो यहाँ पर एडम स्मिथ, जे बी से और जे एस मील ने इसको रिप्रेजेंट किया कि इकोनॉमिक्स कम्प्लीटली बेस्ड है मनी पे। जहाँ धन नहीं होगा वहाँ अर्थशास्त्र काम नहीं करेगी। लेकिन हर एक डेफिनेशन जब आती है, या डेफिनेशन क्या, अगर एक एनालिसिस कोई करता है तो उसका क्रिटिसिज्म अवश्य होता है। तो हर एक एनालिसिस के बाद किया जाने वाला क्रिटिसिज्म ही उसको आइडेंटिफाई कराता है कि किस तरीके से वह फ्यूचर में काम करेगी, किस तरीके से उसका फ्यूचर में यूज़ होगा। तो इसके बाद एल्फ्रेड मार्शल और पीगू दो अर्थशास्त्री रहे जिन्होंने इसे कल्याण केंद्रित अर्थात समाज से जोड़ते हुए कि सिर्फ धन ही धन नहीं बल्कि कल्याण भी इम्पॉर्टेंट है, तो इससे संबंधित उन्होंने एल्फ्रेड मार्शल और पीगू ने इससे संबंधित डेफिनेशंस दी। एल्फ्रेड मार्शल ने यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम की एक बुक लिखी जहाँ पर वेलफेयर किस तरीके से काम करेगा, वेलफेयर कितना ज़रूरी है, उससे संबंधित डिफाइन किया। एडम स्मिथ कहते हैं कि देश की संपत्ति तथा विकास को निर्धारित करने वाले तत्वों की जांच की जाती है। ठीक है, इसी के आधार पे उसे धन का विज्ञान बोला गया। वहीं जेवी सेन ने धन का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा, और जे एस मील जिन्होंने मनुष्य से संबंधित धन विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र को रिप्रेजेंट किया। कल्याण से संबंधित 19वीं शताब्दी में एल्फ्रेड मार्शल स्पष्ट करते हुए बोलते हैं कि धन साध्य नहीं है बल्कि साधन मात्र है जिसकी सहायता से मानव कल्याण में वृद्धि की जाती है। मार्शल ने अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है कि अर्थशास्त्र मानव जाति के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका निकट संबंध कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके योग से है और उनके उपयोग से है। यही कल्याण से संबंधित डेफिनेशन को किस तरीके से क्रिटिसाइज किया जॉन रॉबिन्सन ने। उन्होंने एक बुक लिखी जहाँ पर बुक का नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों के संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक चयन का विज्ञान है, मतलब चॉइस ऑफ साइंस। इट्स रिप्रेजेंट एज एन इकोनॉमिक्स बाय रॉबिन्स। रॉबिन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा अव्यवहारिक और जटिल और संकीर्ण लगी, जिसका क्रिटिसिज्म होना लाजमी था। जहाँ पे क्रिटिसिज्म अगर हम नहीं करते हैं तो नया एनालिसिस हमें कभी भी नहीं मिलता, नया रूप या नई खोज क्रिटिसिज्म पे ही डिपेंड करती है। तो यहीं पर जे.के. मेहता नाम के अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने आवश्यकता विहीनता मतलब अगर हम अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा थोड़ा करके कम करते जाते हैं तो ऐसा करने से भी हमारी आवश्यकताएं कम होंगी, तो हमारी चीज़ें जो उपलब्ध साधन हैं उनका उपयोग अच्छे से किया जा सकता है। लेकिन जनरली तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं।
लेकिन संसाधन हमारे पास सीमित हैं। जिससे संबंधित रॉबिन्स ने एक बुक लिखी थी, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो आवश्यकता विहीनता से संबंधित प्रोफेसर जे.के. मेहता कहते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार को आवश्यकता विहीनता की आवश्यक अवस्था तक पहुंचने के साधन के रूप में अध्ययन कराता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार को आवश्यकता विहीनता की अवस्था तक पहुंचने के साधन के रूप में अध्ययन कराता है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य आवश्यकताओं को सामर्थ्य स्तर तक घटाना है। मतलब जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको हम कम करते जाएं, और इस उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास ही अर्थशास्त्र का मुख्य या प्रमुख कर्तव्य है। लेकिन प्रोफेसर जे मेहता द्वारा अर्थशास्त्र की परिभाषा की सार्थकता वास्तविक जीवन से दूर है। वास्तविक जीवन से दूर होने का मतलब वही है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं और उसकी इच्छा एक पूरी होने के बाद वो दूसरी इच्छा की ओर बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है, तो इसी का क्रिटिसिज्म करते हुए विकास केंद्रित परिभाषा लाई गई, जहाँ पर एडम स्मिथ जहाँ पर बोलते थे कि अर्थशास्त्र एक धन केंद्रित विषय है, एल्फ्रेड मार्शल ने इसे कल्याण केंद्रित विषय के रूप में कहा और रॉबिन्सन ने इसे दुर्लभता केंद्रित परिभाषा कही और जे.के. मेहता ने इसे आवश्यकता विहीनता से संबंधित परिभाषा कही। तो सैमुअलसन यहाँ पर इस चीज़ का तोड़ निकालते हुए कहते हैं कि यह विकास केंद्रित परिभाषा है। मतलब अर्थशास्त्र एक विकास केंद्रित सब्जेक्ट है जो कि हमें अध्ययन कराता है, जहाँ पर अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोगों में लाए जाने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का एक समय अवधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन करने एवं उनको समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में उपभोग हेतु वर्तमान तथा भविष्य के बीच बांटने के लिए किस प्रकार चुनते हैं। ऐसा वे चाहें तो मुद्रा का प्रयोग करके या इसका बगैर प्रयोग करे भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्र को विकास केंद्रित परिभाषा के रूप में जब सैमुअलसन ने रिप्रेजेंट किया तो उनका यही कहना था कि व्यक्ति और समाज कंप्लीटली बेस्ड हैं, जहाँ पर आपको भी पता है कि उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय और वितरण, इन्हीं 5 प्रणालियों पे काम करता है। यही आर्थिक क्रियाएं हैं जहाँ पर धन की या मुद्रा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह पूरी तरीके से बेस्ड है कि अगर हम किसी भी आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो साधन हैं वो भी परिवार से ही उपलब्ध कराए जाते हैं और उसको बनाने के बाद जो प्रोडक्शन होता है उसका यूज़ या उसका कंजम्पशन भी परिवार के द्वारा ही किया जाता है। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत कंप्लीटली बेस्ड स्टोरी यही है कि एक परिवार किस तरीके से काम करके, किस तरीके से वस्तुओं का विनिमय करके, किस तरीके से अपने घर का चलन करता है धन के माध्यम से, कभी वह विनिमय करके भी करता है। इसका अगला टॉपिक हमारा अर्थशास्त्र की आर्थिक क्रियाएं तथा गैर आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होगा।